मैंने तुम्हारे लिए जहाज़ का इंतज़ाम किया है। इसने रोआनसा होकर कहा, मिस्टर नॉय प्लीज़, तुम्हारे बारे में ये बात मशहूर है कि तुम हर किस्म का हवाई जहाज़ उड़ाने में गैर मामूली महारत रखते हो। फिर खुदा के लिए तुम खुद ही बताओ, मुझे हवाई जहाज़ हासिल करने की क्या ज़रूरत थी। उफ़ मेरे खुदाया, फिर वही हादसा पेश आया था। पहले हाइड्रोप्लेन और फिर हवाई जहाज़। मगर मैं इसे कैसे उड़ाऊँगा? मुझसे तो इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो सकेगा। गैस्की ने मुझे धकेल कर पायलट की सीट पर बिठा दिया और मैं अहमकों की तरह गैर मानूस आलात के तवील सिलसिले को देखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि ख़तावार मैं खुद हूँ। मेरी शोहरत ने मेरा सत्यानाश कर दिया था। मैंने किसी मौके पर भी वाज़ेह अल्फाज में इसकी नफ़ी नहीं की थी। गरीब गैस्की ने मेरी तमाम सलाहियतों के पेश नज़र ही फ़रार के लिए ऐसे इंतज़ामात किए थे। मैं अफसुर्दगी से मुस्कुराया। कर्नल फिस्की, मैं पुकारा, क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ा सकते हो? मैं ऐसा नहीं समझता, कर्नल फिस्की ने जवाब दिया। मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लिया तो खेत के किनारों पर मुझे कुछ कमोबेश 8 आदमी अकड़ू बैठे हुए दिखाई दिए। वो बेहद एहतियात से होले होले आगे बढ़ रहे थे। अब क्या किया जाए? मेरे सामने मुतअद्दद इंस्ट्रूमेंट फैले हुए थे जो बुलंदी, सीमत, गुजरे वक़्त, आयल टेम्परेचर, फ्यूल सप्लाई, आयल प्रेशर और इंजन RPM ज़ाहिर करते थे। स्विचों और डायलों का हैरत अंगेज़ जाल नज़र आ रहा था। इन पर हिदायत और तंबीहात दर्ज थी। मैंने तेज़ी से हिदायत पढ़ना शुरू कर दी ताकि जहाज़ को उड़ाने के काबिल हो सकूं। यकायक गैस्की ने मेरी आस्तीन पकड़कर चंद एक बार हिलाई। क्या हुआ? मैंने पूछा। देखो, उन्होंने जहाज़ पर फायरिंग शुरू कर दी। वो सरासीमगी से बोला, क्या तुम्हें आवाज़ें सुनाई नहीं देती? इसने एहसास दिलाया तो फायरिंग की आवाज़ मुझे भी सुनाई देने लगी। फॉरेस्टर के आदमी अब तक हमसे खासा फासले पर थे, लेकिन वो पिस्तौल की रेंज में ही थे। सूरत हाल इस अमर की आयनादार थी कि अब जहाज़ के आलात से कुश्ती लड़ने या इनकी कारकर्दगी का तयन करने के लिए ज़्यादा वक्त मौजूद नहीं है। ये वक्त कुछ करने या मरने का है, बल्कि मदज़रे इंसाफ देखा जाए तो ये कुछ करने के बजाय सिर्फ मरने का वक्त था। लो हम चले, मैंने ऐलान किया और स्टार्टर बटन दबा दिया। कुछ भी ना हुआ। इस मौके पर मुझे याद आया, ज़मीन पर दौड़ते हुए जहाज़ को पायलट में आले के ज़रिए फ़िज़ा में बुलंद कर लिया जाता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि इसे हवा में कैसे उड़ाया जाए। लेकिन एक बात और ज़रूर याद आ गई कि जहाज़ को ज़मीन पर गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से दौड़ना चाहिए। चुनाचा मैंने थ्रोटल को दबाकर फायरवॉल के साथ लगा दिया और जहाज़ ज़मीन पर 50 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से भागने लगा, लेकिन एयर स्पीड इंडिकेटर सिर्फ 20 मील की रफ्तार जाहिर कर रहा था। फिर अचानक जहाज़ ख़तरनाक अंदाज में दाएं जानिब को झुकना शुरू हो गया। मैंने राइट पैडल पर दबाव डाला तो तवाज़न और भी बिगड़ गया। मैंने फ़ौरन लिफ्ट पैडल पर दबाव डाला, जहां लम्हा भर के लिए सीधा हुआ और फिर बाएं जानिब मुड़ना शुरू हो गया। मैंने फिर इसे मुतवाज़न करने की कोशिश की। अब हम 50-60 मील की रफ्तार से दौड़ रहे थे। सामने पत्थर की एक पेवस्त दीवार और इसके पार दरख्तों का एक झुंड नज़र आ रहा था। जहाज़ पर मुझे पूरा काबू हासिल नहीं था, इसलिए जहाज़ सांप की तरह दाएं बाएं लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। संगी दीवार तेज़ी से हमारे करीब आ रही थी और पीछे कर्नल फिस्की गुमसुम बैठा था। गैस्की थर थर कांपने लगा था और इसने फरते दहशत से चेहरा और अपने दोनों बाजुओं में छुपा लिया था। मेरे दिल में भी शिद्दत से यही कुछ करने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन मैंने इसे कुचल दिया। मैंने यकायक हाथ ऊपर बढ़ाकर पूरे का पूरा थ्रोटल खोल दिया और डंडे को पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि मैंने हवाबाजों को लातादाद लम्हों में ऐसा ही करते देखा था। हवाई जहाज़ ने एकदम ज़मीन छोड़ी और फ़िज़ा में बुलंद होता चला गया, बिल्कुल इस अंदाज में जैसे कि एक जहाज़ को बुलंद होना चाहिए था। सच पूछिए तो मुझे यकीन नहीं था कि ये कभी फ़िज़ा का रुख भी करेगा, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि ज़मीन तेज़ी से नीचे की तरफ दूर हटती जा रही थी और हम साफ शफाफ नीलगू आसमान की तरफ उठते चले जा रहे थे। इंजन में से अब तेज़ आवाज़ बरामद हो रही थी और टेक्नोमीटर 1900 RPM पर गिर चुका था। मैंने डंडे को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया और जहाज़ कम जाविये से ऊपर उठाना शुरू किया। गैस्की मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपने हुस्ने कारकर्दगी के सहर में डूब चुका था। मैंने इस हवाई जहाज़ को अमलन फ़िज़ा में उड़ाना शुरू कर दिया था। हाँ, खुदा की कसम, मैं वाकई परवाज़ कर रहा था। ये मेरे ज़ाती इफ्तिखार और नशाए कामरानी में डूबे हुए लम्हात थे और मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तवील करने का आरज़ूमंद था। और सरे दस्त मैं इस मसले पर गौर नहीं करना चाहता था कि ज़मीन पर उतरने के लिए मुझे क्या इक़दामात करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वक्त में सिर्फ एक काम किस्मत के सिपाही का यही नस्बुलैन होना चाहिए
ख़ास तौर पर इस वक्त जब इसका जहन किसी हद तक दीवानगी की तरफ माइल हो। मैं किसी न किसी तौर जहाज़ को संभाले रहा और गैर इरादी तौर पर रफ्तार में कमी बेशी भी करता रहा। बार बार जहाज़ ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार रहा था कि मेरे दोनों साथी थर थर काँपने लगते। एक बार जहाज़ ने बुरी तरह थरथराना शुरू किया तो गैस्की चीख उठा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। यहाँ हवा का दबाव और मज़ाहमत कुछ ज़्यादा है। मैंने जवाब दिया, मैं अपने सिवा और किसी को दहशत ज़दा नहीं करना चाहता था। लेकिन यार ये तो बताओ, तुम वाकई हवाई जहाज़ चलाना जानते भी हो या नहीं? इसने बड़े मुतजस्सिस अंदाज में पूछा। मेरा मतलब है, शुरू में तो तुमने बड़े अनाड़ीपन का मुजाहिरा किया था और अमली तौर पर जहाज़ को फ़िज़ा में उड़ाए लिए जा रहे हो। माजरा क्या है? क्या तुम इस वक्त अज़ियतनाक मजाक कर रहे थे? सब कुछ तुम अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हो। मैंने मुबहम सा जवाब दिया और जहाज़ को मुतवाज़न करने की कोशिश करने लगा, जो मौका पाते ही फिर बगावत पर तुल गया था। मालूम होता है किसी मुश्किल में फंस गए हो, गैस्की ने कहा। देखो, जंगी जेट तैयारों का तजर्बा रखने वाले पायलट को इस जैसे पतंग उड़ाना पड़े तो कुछ इसी किस्म के वाक़यात पेश आते हैं, मैंने भुना कर जवाब दिया। तो क्या तुम जंगी जेट जहाज़ भी उड़ाते रहे हो? इसने मेरी खुफगी को नज़रअंदाज करते हुए हैरानी से पूछा। हाँ, ज़्यादातर सैबर और बनफशी तैयारे उड़ाता रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। वो खामोश हो गया और मैंने जहाज़ को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। इस वक्त हम 3000 फीट की बुलंदी पर 105 मील फी घंटा की रफ्तार से प्रवास कर रहे थे। मैंने रफ्तार घटाकर 70 मील फी घंटा कर दी। इस वक्त गैस्की और कर्न्यू फिस्की एक फ़िज़ाई नक्शे के ज़रिए मेरी रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और बिल्कुल मुतमईन थे, यानी मौत के मुंह में भी पुरसुकून थे। खुदा की कसम, हद हो गई। एक मौका पर न जाने मुझसे क्या हरकत सरजद हो गई कि जहाज़ तेज़ी से नीचे उतरने लगा। यह हालत देखकर गैस्की कंट्रोल की तरफ लपका, लेकिन मैंने बड़ी बदमिजाजी और मुजाहिरा करते हुए इसे पीछे धकेल दिया। वो कौन होता था मेरी तलिस्मी मशगले में दखल अंदाज होने वाला, लेकिन वो कहाँ टलने वाला था। जहाज़ को बतदरीज नीचे उतरते देखकर इसने मुझ पर जकंद लगाई, लेकिन मैंने इसकी कलाई में दांत गाड़ दिए। वो बिलबिला कर पीछे हट गया। वो फिर आगे बढ़ा, मैंने इसकी नाक पर से टक्कर मारी, तब वो पुरसुकून हो गया। आखिर मालूम नहीं मैं किस तरह जहाज़ को दोबारा 4000 फीट की बुलंदी पर ले गया और हमें 95 मील फी घंटा की रफ्तार से शुमाल की जानिब परवाज़ करने लगे। जब मुझे जहाज़ की तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने गर्दन मोड़ कर गैस्की की तरफ देखा और बोला, फिर ऐसी हरकत मत करना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, वो नदामत अमेज़ लहजे में बोला। दरअसल मैं समझ नहीं सका था कि तुम क्या कर रहे हो। कर्न्यू फिस्की बोला, वो जहाज़ की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा रहा था। इस बात को तो एक बेवकूफ़ भी समझ सकता है। बेशक, अब मैं समझ गया हूँ, गैस्की ने कदरे खुशमंदाना अंदाज में कहा। और हैरानी की बात यह है कि मुझे भी इनकी बातों पर यकीन आने लगा, ख़ास तौर पर कर्न्यू फिस्की की बात पर। मिस्टर नॉय, गैस्की बोला, मैं सख्त नादम हूँ, लेकिन क्या तुम फिर इस किस्म की टेस्टिंग का इरादा रखते हो? इसका इन्हसार आइंदा हालात पर है, मैंने रूखी अंदाज में जवाब दिया। सफ़र इसी तरह जारी रहा। आखिर एक मुकाम पर गैस्की खुशी से चीख उठा। हमारी मंजिल आ पहुंची। वो देखो, इसने हाथ से एक तरफ इशारा किया। मुझे बुशप का लाज दिखाई दिया, जो एक छोटे से गांव से 1 मील के फासले पर वाक़ था, और इसके सामने एक हमवार मैदान था जो मौजूदा बुलंदी से हमें डाक के एक टिकट के बराबर दिखाई दे रहा था। मैं किसी न किसी तरह इस मैदान में जहाज़ उतारने में कामयाब हो गया, लेकिन ज़बरदस्त झटके बर्दाश्त करने पड़े और जहाज़ को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। लेकिन खुशकिस्मती से हम में से किसी को कोई गजंद ना पहुँचा, लेकिन सबको सांप सूंघ गया था। किसी को बोलने को जी नहीं चाहता था। हमने खस्ता हाल जहाज़ का जायज़ा लिया और खामोशी से लॉज की तरफ चल पड़े। यकायक मुझ पर एक इज़्तिराब तारी होना शुरू हुआ और मेरे जहन में ये अजीब सा वसवसा हलचल मचाने लगा। मिस्टर नॉय, एजेंट एक्स अब तक ख़तरनाक मुहिमात सर करके सही और सलामत यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या यकीन कह सकते हो कि इस लाज में मौत तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही है? कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मेरी जी में आई कि पलट कर भागूं और इस लॉज की तरफ ना देखूं, लेकिन फिर मैंने इस वसवसे को जहन से निकाला और हम पोरच में पहुंच गए। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। गैस्की ने तांबे के बने हुए भारी डोर नॉब की तरफ हाथ बढ़ाया और इसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। तब इसने होले से दस्तक दी और एक खूबसूरत नौजवान ने दरवाज़ा खोला। इसने खुशखबरी सुनाई कि हमारा बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। हम अंदर दाखिल हुए और छोटे से हॉल से गुजर कर एक वसी और अरीज़ कमरे में जा पहुँचे, जिसकी कुशादा खिड़की से एप्लस की बर्फानी चोटियों का दिलकश मंजर दे रहा था।
एक आदमी कमरे के आखिरी सिरे पर आतिशदान के सामने खड़ा था। इसने पुश्त पर हाथ बांध रखे थे और इसका रुख दूसरी जानिब था। आतिशदान के नन्हे नन्हे शोले इसके साये को छत पर मुनक्किस कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जानिब मुड़ा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। जेंटलमैन, वो बावकार लहजे में बोला, तुमने ये मुहिम कामयाबी से सर कर ली। मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे तो अब तुम्हारे बारे में कुछ तशवीश होने लगी थी। ये आदमी फॉरेस्टर था। वो सीधा खड़ा था और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट मुंजमद होकर रह गई थी। हमारे पीछे दरवाज़ा बंद हो चुका था। दो आदमी हमारे पीछे गन्ने तान कर खड़े हो गए और तीसरे ने हमारी जामे तलाश ली। मेरी हालत बुरी थी। बाजी फिर उलट गई थी और कुछ इस गैर मुतवक्के और तहरीर अंगेज अंदाज में उल्टी थी कि फरिश्तर को बेसाख्ता दाद देने को दिल चाहता था। इसके बाद फरिश्तर ने हमें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। हम पागलों की तरह चुप सादे कुर्सियों में ढेर हो गए। इसने हमें शराब पेश की। हमने बेचुओं चराग कबूल की। इसने हमको सिगरेट पेश किए। हमने खुदकार अंदाज में कबूल कर लिए। इसके सिवा चारा भी क्या था। फरिश्तर के आदमी पीछे हटकर कमरे के दूर अफ्तादा गोशों में जा खड़े हुए और फरिश्तर गुलाबी रंग की स्पॉटलाइट में हमारी तरफ बढ़ा। हम बेहिस्सो हरकत बैठे मुंह फाड़े टुकुर टुकुर इसे देखते रहे। अब हम इसके फरमुदात सुनने वाले थे और इसके बाद हम इसकी गोलियों का निशाना बनने वाले थे। हमें नागहानी मौत की दहशत ने लपेट में ले लिया था। फरिश्तर हमसे मुखातिब हुआ। सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब देना पसंद करूंगा जिसकी तवक्को तुमसे की जा सकती है कि मैं वेंट्यू की दलदलों में टामक टोइयां मारने के बजाय यहाँ क्या कर रहा हूँ। हमने कोई जवाब न दिया। फरिश्तर बोला, मैं अपने इस सवाल का जवाब अज खुद ही देता हूँ। गैस्की, तुम्हारे इंतजामात इतने खुफिया नहीं थे जितने तुम समझते रहे हो। तुमने कश्तियों, हवाई जहाज़ों और सान स्टेफानो में एक लॉज के इस्तेमाल के बारे में मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू किया तो मेरी तवज्जो तुम पर मरकूज हो गई। मैंने वीनस पे अपने तमाम आदमियों को तुम्हें गिरफ्तार या हलाक करने पर मामूर कर दिया और इन्हें हिदायत की कि अगर वो नाकाम रहें तो तुम पर गैर मामूली दबाव डालना शुरू कर दें। इस मामूली से काम की निगरानी मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। चुनाचा मैं तुम्हारी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचा। कुदरती सी बात है कि मुझे पहले तुम्हारे हुक्काम की तवज्जो बटानी थी और ये काम मेरे लिए चंदा दुश्वार नहीं था। चुनाचा मैंने गैस्की की जानिब से तार के ज़रिए एक एमरजेंसी पैगाम भेजा और उन्हें बताया कि जाए मुलाकात बदल दी गई है, लिहाजा इस वक्त वो लोग यहाँ से 17 मील के फासले पर विलानेस्टी में तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमारी जानिब से किसी रद्द-ए-अमल की तवक्का कर रहा था लेकिन हमने हरकत न की तो इसने सिलसिला कलाम जारी रखा। मैंने सोचा चंद मिनट तुम्हारे साथ खुशगपियाँ तफरी तबाकात बायस होंगी लेकिन तुम्हारी ज़ुबानों को ताला लग चुका है और ये माहौल मुझ पर गरां गुजरने लगा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मज़ीद वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसने बड़ी इत्मीनान से जैकेट की जेब में हाथ डाला और भारी भरकम ब्राउनिंग ऑटोमेटिक गन निकाल ली और ठीक इसी लम्हे मैं इस फैसले पर पहुँचा कि मैं अभी मलने के मूड में नहीं हूँ। जी हाँ, मैं वाकई मलने का आरज़ूमंद नहीं था। अगर मुमकिन होता तो मज़ीद 30-40 साल ज़िंदा रहना चाहता था या कम से कम 30-40 मिनट की ज़िंदगी से तो मैं किसी तौर दस्तबरदार नहीं होना चाहता था और मैं गुजरती ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश कर सकता था। बस मैं फौरी तौर पर खौफो हिरास को झटक कर एजेंट एक्स बन गया और बड़े बेकाना अंदाज में फरिश्तर से मुखातिब हुआ। अब तुम क्या करने वाले हो? वो मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूँ। क्या सर के पिछले हिस्से में? शायद। क्या तुम खौफजदा हो मिस्टर नॉय? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके मुकाबले में मायूस ज़्यादा हूँ। सीधी सादी और समझ में आने वाली बात है वो भला जिस सूरत हाल से तुम मेरी बात नहीं समझ सके, मैंने इसे टोका। मुझे तुमसे मायूसी हुई है। मुझसे? क्या कह रहे हो तुम? फॉरेस्टर ने इस्तफादा किया। हाँ, तुमसे, यानी तुम्हारी बुज़दिली से, एजेंट एक्स ने जवाब दिया। मैंने देखा कि मेरी इस बात पर फॉरेस्टर के आदमी बड़ी तजस्सुस आमेज़ अंदाज में आगे की तरफ झुक गए हैं। फॉरेस्टर ने अपनी गन ऊपर उठाई और मेरा निशाना लेते हुए कहा, इस फब्ती के जवाब में तुम्हारे माथे पर गोली मारी जाएगी। इससे कुछ फ़र्क न पड़ेगा, मैंने जवाब दिया, मगर ये हकीकत है कि मैं मरने के बाद भी तुमसे बेहतर रहूँगा। फॉरेस्टर लम्हे भर के लिए चुप रहा, फिर बोला, मिस्टर नॉय, तुम मुश्तिल करके मुझसे कोई ऐसी हरकत कराना चाहते हो जिससे तुम्हें लड़ने और मुज़ाहमत करने का मौका मिल सके, लेकिन मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ। हमारी ज़ाती मुखासमत का वक़्त ख़त्म हो चुका है। मुझे कुछ और ज़रूरी काम अंजाम देने हैं, इसलिए तुम तीनों को फौरी तौर पर हलाक करके रुखसत हो जाऊँगा। मैं बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और इतनी ही मुश्किल से बोला, मेरा ख्याल था कि तुम खुलकर मैदान में नहीं आओगे फॉरेस्टर। खुशकिस्मती से इस वक्त तुम्हारे पास एक गन है।
वरना मैं तुम्हारी कमर तोड़ कर नहीं 2 हिस्सों में बांट देता। मेरी शेखी से वो मुतासिर हुआ इस वजह से नहीं कि मेरी इस हकीकत पर मबनी था, बल्कि इसलिए कि ये सही नहीं था। इसे मालूम था कि वो मुझे खाली हाथों से हलाक कर सकता है, लेकिन वो इस बात से सख्त मुस्तरिब होने लगा था कि मौजूदा सूरत हाल में वो अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता था। इस हाल में और क्या भी कह सकते हो मिस्टर नॉय, वो बोला, लेकिन इस अंदाज में जैसे ख़ास तौर पर अपने आदमियों को सुनवाना चाहता हो। हाँ, इस वक्त वो अपने आदमियों की नज़रों में अपने वक़ार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था, वरना वो मुझे पहले ही गोली मार देता और बाद में इन पर मेरी इस हर्जा सराई की वजाहत करता। अगर तुम किसी काबिल होते तो जवान मर्दों की तरह मेरा सामना करते। मैंने कहा, पहले मैं तुम्हें अपना हम पल्ला ही तस्वुर करता था, लेकिन अफसोस कि तुम नीरे गाउदी निकले। हमारा पेशा एक है, लेकिन हम दोनों में नुमाया फ़र्क है। मैं एक जंगजू मर्द मैदान की हैसियत से आलमगीर शोहरत का मालिक हूँ, लेकिन तुम्हें महज एक अय्यार अफसर की हैसियत से पहचाना जाता है। वो फूज गज़ब से फॉरेस्टर की ज़ुबान गंग हो गई। मैंने गर्म लोहे पर ज़रब लगाई। तुम बहुत खूबियों के भी मालिक हो, तुम शातिर हो, सफाक हो, बेरहम हो और खासे ज़हीन भी हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम बुज़दिल हो। तुम अपने किसी हमसर से दस्त बदस्त लड़ने से गुरेज करते हो। तुम मर्द मैदान नहीं हो। बस अब खामोश हो जाओ, वो गुर्राया, तुम बहुत कुछ कह चुके हो। मुझे अफसोस है कि सच्ची बात कहकर मैंने तुम्हारी दिल आज़ारी की, लेकिन यह भी अच्छा हुआ कि तुम्हें ये बात अपने मातहतों की बजाय मेरी ज़ुबानी सुनना पड़ी। उफ, खुदा की कसम, बकवास बंद करो। वो गर्जा और गन से मेरी पेशानी का निशाना लिया। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि फौरी तौर पर मुझे रास्ते से हटा दो, मैंने गंभीर लहजे में कहा, वरना तुम्हारा सब कुछ चिट्ठा खोल कर रख दूंगा, तुम्हारे ऐबों की पोट हो। ओ मुंह फट बदमाश, वो हसियानी अंदाज में चिल्लाया, क्या तुम्हें अपनी शोहरत पर इतना ही यकीन कामिल है? मैंने पीछे की जानिब देखा, बड़ी शान से बाजू सीने पर बांधे और तंज आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा, फॉरेस्टर, तुम किस भूल में हो? मैं किसी भी हथियार से किसी भी वक्त किसी भी सूरत हाल में तुमसे नबरत आजमा हो सकता हूँ और तुम्हें हाथ की एक मामूली सी हरकत से हलाक कर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ में तेज धार तलवार हो और मेरे पास कागज़ काटने का कंद चाकू, तो भी मैं तुम्हें बेबसी की मौत मार सकता हूँ। तुम सिर्फ दूसरों को मैदान में लड़ने के लिए भेज सकते हो, किसी मर्द से सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं। किसी मुश्तिल मिजाज आदमी से तुम्हारा साबका पड़ जाए तो वो तुम्हारे गन से सेफ्टी केस हटाने तक तुम्हारा भेजा पाश पाश कर दे। फॉरेस्टर का एक आदमी मुस्कुराहट जब्त न कर सका। फॉरेस्टर ने भी इसे देख लिया, गोया मैं अपने मकसद में कामयाब था। गैस्की और कलन्यू फिस्की हैरत से मुंह फाड़े मुझे मुसलसल घूर रहे थे। मैंने गर्दन मोड़कर इनकी तरफ देखा और फिर फॉरेस्टर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये दोनों मवेशी हैं। मैंने गैस्की और कलन्यू फिस्की की तरफ इशारा किया। इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं, गैस्की अभी नो आमूज है और पूरी तस्वीर में कलन्यू फिस्की का कोई काबिल जिक्र मुकाम ही नहीं। मुकाबला हमेशा मेरे और तुम्हारे दरमियान रहा। तुम्हारा क्या ख्याल है फॉरेस्टर? वो खामोश खड़ा मुझे घूरता रहा। फिर यकायक इसके चेहरे का तनाव कम हुआ और वह आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है तुम ब्लफ कर रहे हो। क्या वाकई? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बोला। तुम्हारी आवाज़ का खोखलापन तुम्हारी बकवास के बोधेपन का आईनादार है। इसके सिवा तुम कह भी क्या सकते हो बुज़दिल? मैंने मुस्कुराकर बड़े तान आमेज अंदाज में कहा और फॉरेस्टर ने बड़े इत्मीनान से गन वापस जेब में रख ली। इसके आदमियों में से एक बेख्तियार पुकार उठा, माफ़ करना बॉस, इस शख्स की बकवास से मुतासिर होकर आपके लिए कोई कदम दानिशमंदाना नहीं होगा। बको मत फॉरेस्टर गिरजा, मेरे और मिस्टर नॉय के दरमियान जो कुछ होगा इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैं नॉय के साथ लड़ाई में हार गया तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना होगा, मालूम है ना? इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, तुम किसी भी हथियार का इंतखाब कर सकते हो। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले ही थे कि मुझे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुझे कत्ल करना चाहता था, लेकिन ये काम वो अपनी मर्जी और शराइत के मुताबिक करना चाहता था। वो अपने साथियों और ख़ास तौर पर अपने अफसरान की नज़रों में हिफ्ज़ो वक़ार के खातिर लड़ने पर आमादा हुआ था, और मैं जो महज ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त हासिल करने की खातिर ये लाफजनी कर रहा था, एक नए ख़तरे से दो चार हो गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।